हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई जाती है तो उसका गुरुत्वजनित त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कैसा होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान भी कम हो जाता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से स्पष्ट होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात स्मॉल जी अनुपात 1/r²। जहाँ पे ये r क्या है, ये r है पृथ्वी के सतह से वस्तु का पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होती है, r। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई जाती है तो r का मान क्या होता है, बढ़ता है। r का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। ऑप्शन ए प्रत्यास्थ बल, ऑप्शन बी आकर्षण बल, ऑप्शन सी अपकर्षण बल, ऑप्शन डी विद्युत बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है जिनका द्रव्यमान होता है। मान लीजिए ये दो वस्तु है और इनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। यह बल वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। जैसे ये वस्तु इसको अपनी ओर खींचेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा और ये वाली वस्तु इसको अपनी ओर खींचेगा। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हर वस्तु जो द्रव्यमान रखती है वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपात में और उनके बीच की जो दूरी होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आकर्षण बल F जो है वो सीधे अनुपात में होगा किसके, द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है, m1 × m2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ये F जो है वो क्या है, F जो है गुरुत्वाकर्षण बल है और m1 और m2 जो है दो वस्तुओं की क्रमशः द्रव्यमान है और r जो है उनके बीच की दूरी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर डैश होता है। ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकतम। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है
बल्कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटी होने के कारण केंद्र से दूरी क्या होती है, जो है कम होती है ध्रुवों पर, और भूमध्य रेखा में उभरी हुई होती है, तो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा पर दूरी जो है ज़्यादा होती है। इसलिए ध्रुवों पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण कम होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर रखा जाता है तो उसका भार ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घटता है। जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर रखा जाता है तो उसका भार घट जाता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण से लगभग 1/6 होता है, जिसके कारण वस्तु का भार चंद्रमा पर कम हो जाता है। भार यानी वेट बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम होता है, इसीलिए भार भी क्या होता है, कम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो किसी वस्तु का भार ऑप्शन ए दुगना हो जाएगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी चौगुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुगना हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपात में होता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल F अनुपात m1 इंटू m2, जहाँ m1 मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान है m1 और वस्तु का द्रव्यमान है m2। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा, जिससे वस्तु का भार भी दुगना हो जाएगा। भार वेट बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और जब गुरुत्वीय त्वरण दुगना हो जाएगा तो भार भी कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का आयाम क्या है? ऑप्शन ए m-1 L3 T-2, ऑप्शन बी m-L2 T-2, ऑप्शन सी m-1 L-2 T2, ऑप्शन डी m-2 L3 T-3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए m-1 L3 T-2। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का आयाम होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G बराबर होता है F(r)² अपॉन m1 इंटू m2, जहाँ F क्या है, F है गुरुत्वाकर्षण बल और R क्या है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी। m1 और m2 जो है दो वस्तु है और R जो है m1 और m2 के बीच की दूरी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका विमीय सूत्र रखेंगे, तो गुरुत्वीय बल यानी बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m(L)T-2। एक नया पेज ले लेती हूँ, ठीक है। G बराबर क्या होता है, F
r² अपॉन m1 इंटू m2। गुरुत्वीय बल का विमीय सूत्र होता है mL_T_2। और यहाँ पे दूरी है, दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, दूरी को हम लोग लेते हैं L। विमीय सूत्र तो आप लोग को निकालना आता है, mL, दूरी 2 है तो यहाँ पे L भी 2 हो जाएगा, L2 अपॉन m1 इंटू m2। ये m1 और m2 क्या है, दो वस्तु के द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या लेते हैं, m लेते हैं, मास। तो यहाँ दो द्रव्यमान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में, तो यहाँ से घट के कितना बचेगा, माइनस m1 और L यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा L3 और T, यहाँ पे T नहीं है, यहाँ पे T0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा T का -2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा m-1 L3T-2। ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ अधिकतम होगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी दोनों पर समान, ऑप्शन डी ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों पर। दोनों पर मतलब भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर समान होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक निश्चित गुण है जो उसकी मात्रा को दर्शाता है और यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या स्थान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर या किसी अन्य स्थान पर समान रहेगा, चाहे चंद्रमा पर भी द्रव्यमान सेम रहेगा। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान एक वस्तु की मात्रा का माप है। द्रव्यमान क्या है? एक वस्तु की मात्रा का माप है जो हर जगह समान रहेगा। और भार क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पर लगने वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अनुसार बदलता है। इसलिए वस्तु का द्रव्यमान दोनों स्थानों पर समान रहेगा, लेकिन भार जो है ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण में अंतर के कारण। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होगा? ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी ऊंचाई पर, ऑप्शन डी केंद्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तु पर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण वस्तु पर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में होता है। इससे भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार कम हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है? कम होता है और गुरुत्व त्वरण भी कम होता है। इसलिए भी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुव पर वस्तु का भार अधिकतम होता है क्योंकि वहां अपकेंद्रीय बल नहीं होता और पृथ्वी के केंद्र से दूरी भी कम होती है। तो वस्तु का भार न्यूनतम होने का दो कारण है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होने का दो कारण है। पहला क्या? एक अपकेंद्रीय बल और दूसरा गुरुत्वीय त्वरण कम होना। गुरुत्वीय त्वरण कम क्यों होता है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी है वो ऐसा उभरा हुआ होता है। तो उभरा हुआ होने के कारण केंद्र से दूरी कैसा होगा? केंद्र से दूरी r अधिक होगा।
r अधिक होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। r अधिक होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो उसका भार कम होगा। तो दो कारण है, एक तो अपकेंद्रीय बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र में रखी जाती है तो वहां g का मान क्या होगा? ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शून्य। जब कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र में रखी जाती है तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सभी दिशाओं में समान होता है और एक दूसरे को रद्द कर देता है। अर्थात मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसके केंद्र में कोई वस्तु रखी हुई है, तो इस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है सभी दिशा में समान गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल कर दे रही है, एक दूसरे को खत्म कर दे रही है। तो केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के सीधे अनुपात में होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के सीधे अनुपात में होता है, अर्थात G/R। जहां R पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी है, पृथ्वी के केंद्र पर R कितना होता है? 0 होता है। तो जब R 0 होगा तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा? 0 होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके भी दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि केंद्र पर बराबर मान के गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं, समान मान के या समान दिशाओं में समान मान के गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। इस कारण से केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। और दूसरा रीजन ये है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी के सीधे अनुपात में होता है, G/R। और पृथ्वी के केंद्र में ही यदि वस्तु रखा हुआ है तो R बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब R 0 हो जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान भी शून्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। किसी उपग्रह का भार शून्य क्यों होता है? ऑप्शन ए क्योंकि G/0 होता है, ऑप्शन बी क्योंकि वह मुक्त पतन की स्थिति में होता है, ऑप्शन सी क्योंकि वहाँ वायु नहीं है, ऑप्शन डी क्योंकि गुरुत्व बल नहीं लगता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह मुक्त पतन की स्थिति में होता है। किसी उपग्रह का भार शून्य नहीं होता, लेकिन उपग्रह और उसके अंदर मौजूद वस्तुएं भारहीनता की स्थिति में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपग्रह और उसकी सामग्री दोनों ही पृथ्वी के चारों ओर मुक्त पतन की स्थिति में होते हैं। उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होते हैं, जो उसे अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। चूंकि उपग्रह और उसके अंदर की वस्तुएं दोनों ही समान त्वरण से गिर रही होती है, और समान त्वरण से गिरना क्या होता है? मुक्त पतन होता है। तो दोनों ही वस्तुएं कैसी हैं? मुक्त पतन की स्थिति में है। इसलिए उपग्रह के सापेक्ष वस्तुओं का भार शून्य प्रतीत होता है। शून्य होता नहीं है, शून्य प्रतीत होता है। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं? भारहीनता कहा जाता है, जो अंतरिक्ष में मुक्त पतन की स्थिति में वस्तुओं द्वारा अनुभव की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र के बाहर की ओर ले जाया जाए तो G का मान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले बढ़ता है फिर घटता है।
यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर ले जाया जाए तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान पहले बढ़ता है और फिर घटता है। पृथ्वी के केंद्र में g का मान क्या होता है? 0 होता है। ये हम लोग अभी समझे थे। वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल सभी दिशाओं में समान होता है और एक दूसरे को रद्द कर देता है। तो पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल g कितना हो गया? 0 हो गया। पृथ्वी के केंद्र से सतह तक g का मान बढ़ता है। यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से सतह तक g का मान कैसा होगा? बढ़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी की सतह पर g का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी के सतह में g का मान कैसा होगा? अधिकतम होगा। पृथ्वी के सतह से बाहर की ओर g का मान, यहाँ से जब सतह से वस्तु को और ऊपर ले जाएंगे तो g का मान घटेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात g अनुपात 1/r²। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ से दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा? घटेगा। इसलिए यदि वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर ले जाया जाए तो g का मान पहले बढ़ता है फिर घटता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना और दूरी भी दुगनी कर दी जाए तो बल। ऑप्शन ए समान रहेगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी दुगना हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधा हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है F अनुपात m1 इंटू m2/r²। यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और दूरी भी दुगनी कर दी जाए तो बल का नया मान क्या होगा? इसको हम लोग F' ले लेते हैं। F' अनुपात, जब द्रव्यमान दुगनी कर दी जाए तो m1 इंटू m2 और दूरी भी दुगनी कर दी जाए तो हो जाएगा 2r²। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक नया पेज ले लेते हैं, तो F' हमारे पास क्या आ गया था? F' बराबर 2m1 इंटू m2/2r²। ये हो गया था अपने पास F'। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या? F' बराबर 2m1 इंटू m2/4r²। 2 से 4 को कैंसिल करते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4। तो F' आ जाएगा अपने पास F' बराबर m1 इंटू m2/2r²। और F था हमारे पास क्या? m1 इंटू m2/r²। तो F' बराबर हो जाएगा F। तो यहाँ पे F जब हमारे पास F कितना था? m1 इंटू m2/r²। तो ये r² और m1 और m2 को हम लोग क्या रख सकते हैं? F रख सकते हैं। इतने को हम लोग रख देते हैं F, और यहाँ जो 2 बटे में बचा हुआ है तो ये आ जाएगा 2। तो F' बराबर कितना निकल गया? F/2, अर्थात नया बल F जो है, नया बल पुराने बल का आधा होगा। ये समझ में आया? तो इसका सही आंसर क्या हो गया?
ऑप्शन बी आधा हो जाएगा। क्या निकला था? एफ डैश बराबर F/2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी की त्रिज्या को यदि आधा कर दिया जाए और द्रव्यमान समान रहे तो g का मान ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी शून्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण g का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल G इंटू m/r²। कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। यदि पृथ्वी की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो g का मान बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि g त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए त्रिज्या आधा करने से g का मान 4 गुना बढ़ जाएगा। तो नया g का मान निकालें। तो नया g का मान निकाल लेते हैं। g डैश बराबर कैपिटल G इंटू m/, त्रिज्या को क्या करना है? आधा करना है। ठीक है, तो r/2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा क्या आपके पास? g इंटू कैपिटल M, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका r²/4। r²/4 ये ऊपर चला जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू कैपिटल G इंटू m/r²। और m/r आपका क्या है? जो पहले से गुरुत्व त्वरण था, पहले का गुरुत्व त्वरण क्या था? g बराबर कैपिटल G इंटू m/r²। तो पहले का गुरुत्व त्वरण क्या था? g इंटू m/r²। तो यहाँ पे g इंटू m/r² को g लिख सकते हैं। तो यहाँ पे g डैश बराबर हो जाएगा, g डैश बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू g डैश। तो नया जो गुरुत्व त्वरण होगा वो पुराने गुरुत्व त्वरण के 4 गुना अधिक होगा। इसीलिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो द्रव्यमान समान रहे। तो यदि द्रव्यमान समान रहे, द्रव्यमान को हम लोग कहीं पे चेंज नहीं किए हैं, द्रव्यमान समान है। क्या चेंज किए हैं? सिर्फ त्रिज्या को आधा किए हैं। तो गुरुत्व त्वरण का मान जो है बढ़कर कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।